तो जय हिंद साथियों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th भूगोल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफी। तो हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि क्लास 10th भूगोल यानी कि ज्योग्राफी जो है उसमें से पहला आपका इकाई एक भारत संसाधन एवं उपयोग, ठीक है। उसी भारत एवं संसाधन उपयोग को 5 खंडों में बांटा गया। को था आपका प्राकृतिक संसाधन, एक जो था वो था आपका पहला जो आपका था वो था आपका प्राकृतिक संसाधन जिसको भूमि संसाधन कहते हैं। दूसरा आपका था जल संसाधन, तीसरा जो आपका था वो है वन एवं वन्य प्राणी, चौथा आपका है खनिज संसाधन, अब पांचवा जो आपका वो है ऊर्जा संसाधन। तो ये भारत संसाधन उपयोग को 5 खंडों में बांटा गया। तो आज सभी की वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं, ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नीचे दिया आपका कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो प्राथमिक मतलब जो हम पहले से प्रयोग कर रहे हैं, तो पहले से कोयला का उपयोग कर रहे हैं, पेट्रोलियम उपयोग कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन विद्युत को हम फिलहाल में बनाए, विद्युत को हमने क्या बनाया है, फिलहाल में बनाया है। तो ये मेरा प्राकृतिक मतलब कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। विद्युत मेरा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो सूर्य से हमको मिलता है, तो ये मेरा जो वो नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा है? नवीकरणीय। क्योंकि अगर हम इमरजेंसी की बात करें, जो सूर्य से चार्ज होता है, अगर हम उसका रात अगर भर उपयोग कर रहे हैं उस इमरजेंसी का और उसकी चार्ज अगर समाप्त हो जाती है तो हम दूसरे दिन सुबह फिर से उसको चार्ज कर लेते हैं धूप के सहारे से। इसलिए सौर ऊर्जा मेरा क्या हुआ, नवीकरणीय संसाधन को हम पुनः प्राप्त कर सकते, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो नीला ग्रह कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, ठीक है। कोसी नदी को इसे दूसरा नाम इसका है दोस्तों, इसे विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। कोसी को विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन जो है आपका वो है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते? तो ये कहा था प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन जी ने। इन्होंने कहा था संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र क्या है। तो देखिए यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादन केंद्र है वो है झारखंड का जादूगोला। क्या है? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों 6 का झारखंड का जादूगोला, ठीक है। उसके बाद अगला आपका 7 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों वो है मोर, ठीक है। वो क्या है? जिसको मयूर भी लिखते हैं। क्या लिखा जाता है? मयूर। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों वो क्या है? वो है मोर। वो क्या है दोस्तों? तो वो मोर है। 8वां क्वेश्चन है आपका कि पीतल बनाया जाता है। तो पीतल जो दोस्तों बनाया जाता है वो तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। तांबा यानी कि कॉपर जिसको Cu लिखते हैं, और जस्ता यानी कि जिंक जिसको क्या लिखते हैं दोस्तों? Zn लिखते हैं। तो पीतल जो बनाया जाता है वो तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। तो 8 का दोस्तों C। अब अगला क्वेश्चन जो 9 नंबर का है वो कह रहा है कि इनमें से आपका 9वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, प्राथमिक नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन इसमें कह रहा है इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो वो विद्युत है। विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। पहला क्वेश्चन भी ये था दोस्तों, ठीक है। आपका 10वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि काली मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? तो दोस्तों काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि ये नमी बनाए रखता है। काली मिट्टी जो होती है दोस्तों वो नमी बनाए रखता है। ये जो बनता है वह ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनता है, काली मिट्टी, ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपका कि सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो मेघालय। कहा दोस्तों? सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है मेघालय।
मेघालय के मानसिन राम में, मेघालय के मानसिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी। वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ जो होती है दोस्तों यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय के मानसिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा दोस्तों 1100 सेंटीमीटर तक चली जाती है। कितने तक चली जाती है? 1100 सेंटीमीटर तक चली जाती है वर्षा। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका दोस्तों, 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका कि लैटेराइट मृदा का रंग होता है। तो लैटेराइट मृदा का जो रंग होता है दोस्तों वो होता है लाल। वो क्या होता है? लाल। लेटर जो होता है, लेटर ग्रीक भाषा लिया गया। लेटर का जो शाब्दिक होता है दोस्तों, ये लेटर लिखा हुआ लेटर, इसमें लेटर लिखा है दोस्तों, ऐसे होता है लेटर। लेटर का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो होता है ईट। वो कैसा होता है दोस्तों? तो वो होता है ईट। लेटर का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो होता है ईट। और ईट कैसा रंग का होता है? तो लाल। लैटेराइट मृदा का रंग कैसा होगा दोस्तों? तो लाल। कैसा? लाल। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कह रहा है कि गिरी अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो गिरी अभ्यारण्य जो है दोस्तों वो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में गिरी अभ्यारण्य है। गुजरात में क्या है? गिरी अभ्यारण्य है। ठीक है, जहाँ पर जो कि संकटग्रस्त प्रजाति सब है उस सबको रखा जाता है। ठीक है, बचा करके। आपका 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? कौन क्या है? सीमित है। तो आपका जो खनिज तेल है दोस्तों वो सीमित संसाधन है। खनिज तेल है जो दोस्तों वो आपका क्या है? सीमित संसाधन है। अगर इसको ज्यादा उपयोग करें खत्म होने की संभावना है। ऐसे तो सीमित है, इधर और भी हो सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा जो है वो तो सूर्य से आता है। ठीक है, हवाएं तो जब तक पृथ्वी है दोस्तों तब तक चलती रही है। अब बात रहा पानी का, तो पानी समुद्र का अगर रहेगा तो वाष्प बन के ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो दोस्तों मेघ बनेगा, मेघ बनेगा फिर वर्षा होगी, वर्षा होगी फिर पानी कहाँ आएगी? नीचे आएगी। तो पानी भी एक सीमित नहीं है, मतलब है। तो सीमित कौन सा है? तो सीमित खनिज। क्या है? खनिज का तेल जो है, जो पेट्रोलियम होता है, जो डीजल होता है, वो क्या है दोस्तों? तो सीमित संसाधन है। क्या है? सीमित संसाधन। आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से, 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन नहीं है प्राकृतिक? तो नगर जो है दोस्तों वो प्राकृतिक नहीं है। ये जो नगर है हम इंसान बनाते हैं। नगर कौन बनाते हैं? हम इंसान बनाए। बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बिल्डिंग जो है, बड़े बड़े उद्योग कारखाने जो है वो प्रकृति द्वारा बना हुआ नहीं है, वो इंसानों ने बनाया। तो बोला कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन है प्राकृतिक, नदी भी प्राकृतिक है दोस्तों, खनिज भी प्राकृतिक है, खनिज हम बनाते नहीं है। लेकिन नगर क्या है? वो मानवीय है, मानव बनाते हैं, इसलिए प्राकृतिक नहीं है। तो 15 का सी दोस्तों। 16 आपका कह रहा लौ अयस्क किस प्रकार का संसाधन? लोहा का जो अयस्क है वो किस प्रकार का संसाधन? तो वो दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन। लौ अयस्क जो है दोस्तों वो अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है दोस्तों। 17 कह रहा क्वेश्चन दोस्तों आपका कि संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? तो दोस्तों संसाधनों के संरक्षण हेतु जो सबसे पहले वकालत की थी वह क्लब ऑफ रोम ने की थी। क्लब ऑफ रोम ने, इन्होंने संसाधन की संरक्षण हेतु सर्वप्रथम वकालत जो की थी वो सन 1968 में की थी। कब की थी दोस्तों? सन 1968 में। सन 1968 में की थी इन्होंने, तो क्लब ऑफ रोम ने, क्लब ऑफ रोम ने। ठीक है दोस्तों। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका दोस्तों, 18 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो वो है दोस्तों आर्सेनिक का। किसका बढ़ा है दोस्तों? तो आर्सेनिक का। बिहार और पश्चिम बंगाल में, बिहार पश्चिम बंगाल दोनों राज्य में अति जल दोहन से, अत्यधिक जल का जो दोहन करने लगे, मतलब क्या? खपत करने लगे, बर्बादी करने लगे, उससे किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है दोस्तों? तो आर्सेनिक का। ये क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया। इसमें एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों कि महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो वहां अगर बोलेगा क्वेश्चन महाराष्ट्र का तो वहां फ्लोराइड बढ़ा है। क्या बढ़ा है दोस्तों? तो फ्लोराइड का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 19 नंबर का, वो है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना
किस राज्य में इंदिरा गांधी नहर परियोजना दोस्तों किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? तो किस राज्य को ध्यान में रख करके इंदिरा गांधी नहर बनाया गया? तो वो है दोस्तों राजस्थान को, क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत ही किल्लत थी दोस्तों, वहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसीलिए इंदिरा गांधी नहर में पशुओं को बचाने के लिए, वहाँ के खेत खलिहान को बचाने के लिए, वहाँ के लोगों की जीवन शैली को बढ़ाने के लिए तो वहाँ इंदिरा गांधी नहर की परियोजना की गई। कहाँ? तो राजस्थान में दोस्तों। ठीक है, आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण करना है? तो देखिए दोस्तों, हीराकुंड जो है वो तो विद्युत उत्पादन करने के लिए बनाया गया है। हीराकुंड विद्युत उत्पादन के लिए ये विद्युत उत्पादन के लिए बनाया गया बांध। भाखड़ा नंगल बांध जो दोस्तों है वो भी विद्युत उत्पादन के लिए बनाया गया और बहुउद्देशीय परियोजना के लिए बनाया गया। चंबल भी। लेकिन अगर हम बाढ़ के लिए बात करें तो कोसी नदी। कौन सी नदी है? क्योंकि कोसी नदी हर साल बिहार में क्या लाती है? बाढ़ लाती है। इसलिए कोसी नदी जो है वो बाढ़ नियंत्रण के लिए इस उद्देश्य से बनाया गया है। किसको? तो कोसी नदी को दोस्तों। 20 का डी। 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपको कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो जल मिलता है उस स्थिति के आधार से भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों 133वां स्थान। 133वां स्थान है। मतलब कि जल की किल्लत भारत में भी है। जल की जो दिक्कत है दोस्तों भारत में बहुत से ऐसे राज्य है जहाँ जल तो बहुत है, लेकिन बहुत से ऐसे भी राज्य है जहाँ की जल ना के बराबर मिलता है। ठीक है दोस्तों। तो 21 का दोस्तों डी नंबर। 22 कह रहा है दोस्तों कि वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य ने अनिवार्य किया? तमिलनाडु में दोस्तों। तमिलनाडु में दोस्तों वर्षा जल को संग्रह मतलब कि जमा करने के लिए घर का आकार एक अच्छी तरीके से बनाना चाहिए, जिसमें एक टैंक होना चाहिए जो वर्षा जल को जमा करके रखे। वो कहाँ अनिवार्य है दोस्तों? वो तमिलनाडु में अनिवार्य है। 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपका कोयला। कोयला जो परंपरागत है बहुत पहले से उपयोग करें। बायोगैस फिलहाल में बनाना शुरू किए हैं दोस्तों। ज्वारीय गैस फिलहाल बनाना शुरू किए। सौर ऊर्जा हमारे पास बहुत पहले था, लेकिन उपयोग करने का तरीका हम लोग को नहीं पता था। तकनीक नहीं था, नहीं तरीका पता था कैसे उपयोग किया जाता है सौर ऊर्जा। वो तो फिलहाल में उपयोग करते हैं। तो परंपरागत अगर ऊर्जा स्रोत की बात करें तो क्या है दोस्तों? तो कोयला है। तो 23 का डी दोस्तों। 24 का आपका दोस्तों क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? तो क्योटो सम्मेलन जो दोस्तों आयोजित की गई थी वो जापान में। वो कहाँ की गई थी? जापान में। जापान की राजधानी है दोस्तों क्योटो। जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? क्योटो। इस सम्मेलन की जो स्थापना हुई तो हम बता दें दोस्तों, ये हुआ था दिसंबर। अगर क्योटो सम्मेलन की बात करें तो ये जो हुआ था दोस्तों आपका वो आता दिसंबर में। कब आता दोस्तों? दिसंबर 1997 में। दिसंबर 1997 में क्योटो सम्मेलन हुआ था। इसमें बात किया गया था तो 6 गैसों पर। 6 गैस, ठीक है, 6 ऐसे गैस थे जो विश्व तापमान की समस्या को बढ़ाता था। उसी गैसों के उपयोग को कम करने के लिए क्योटो सम्मेलन हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था? क्योटो सम्मेलन हुआ था जापान के क्योटो शहर में। जापान के क्योटो सम्मेलन हुआ था। ठीक है। तो 24 का 80। 25 कह रहा है दोस्तों आपका चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये दोस्तों आपको पता है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। इसमें पेड़ों को बचाने के लिए जो लोग होते थे, जो मनुष्य लोग होते थे, वो पेड़ों से चिपक जाते थे, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन रखा था। ठीक है दोस्तों। 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका दोस्तों कि पृथ्वी 26 का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कह रहा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। देखिए दोस्तों यहाँ जो लिखा गया 1912 ये दोस्तों गलत है, क्योंकि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों वो 1900 हम यहाँ लिख देते दोस्तों 1992। ठीक है। 1912 जो लिखा हुआ था दोस्तों ये गलत लिखा हुआ था। ठीक है दोस्तों, हम इसको काट देते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों ब्राजील के रियो डी जेनेरो। ठीक है दोस्तों। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो था वो हुआ था 1992 में। कहा? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में। जेनेरो शहर में हुआ था। कहा दोस्तों? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में था 1992 में। ठीक है।
उसका बाद आपका 27 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वो कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी को दोस्तों समोच्च कृषि भी कहा जाता है, ठीक है, समोच्च सोपानी कृषि को समोच्च कृषि कहा जाता है। तो समोच्च कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो देखिए, सोपानी जो कृषि की जाती है वो जल के बहाव को, मिट्टी के अपरदन को, ये सबको रोकने के उद्देश्य से किया जाता है। तो वो कहाँ मिट्टी बचेगा, जल कहाँ रुकेगा? तो पहाड़ी क्षेत्रों में। इसलिए इसका जो प्रचलित है राज्य वो है दोस्तों उत्तराखंड। क्या है दोस्तों? तो कभी कभी दोस्तों ये उत्तराखंड के जगह उत्तरांचल भी लिखता, उत्तरांचल। कभी कभी दोस्तों ये उत्तराखंड के जगह क्या लिखते हैं? उत्तरांचल भी लिखते हैं। तो उत्तरांचल जो नाम है दोस्तों उत्तराखंड का ही नाम है। किसका नाम है दोस्तों? उत्तराखंड का। तो सोपानी यानी कि समोच्च कृषि किस राज्य में प्रचलित है दोस्तों? तो उत्तराखंड में। 27 का डी। 28 कह रहा है दोस्तों आपका कि मरुस्थलीय कह रहा है कि बताइए कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है वो है दोस्तों राजस्थान में। आपको भी पता होगा कि ज्यादा अगर बालू वाला इलाका की बात करें, जहाँ की पेड़ पौधे जीव जंतु भी बहुत ही कम पाए जाते हैं, वो कहाँ है? तो राजस्थान का वो मैदानी वाला इलाका, बालू वाला इलाका, वो मरुस्थलीय कहलाता है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? तो राजस्थान में दोस्तों। 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका दोस्तों कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो ऐसा कौन सा रसायन है जो मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को रोक देता है? तो वो है दोस्तों आपका एंड्रिन। क्या है? 29 का सी एंड्रिन है जो कि मेढक के प्रजनन की प्रक्रिया को रोक देता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों इसको। आपका जो 30 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों वो कह रहा है कि बताइए काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। तो देखिए दोस्तों ये जो रेगुर मृदा नाम है यह स्थानीय नाम है। क्या नाम है? स्थानीय नाम। स्थानीय समझते हैं दोस्तों? जहाँ ये काली मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र काली मिट्टी के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। तो महाराष्ट्र के जो लोग है उसको स्थानीय लोग कहेंगे। तो वो काली मिट्टी को रेगुर मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेगुर मृदा। ठीक है। आपका 31 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में से, बोला कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो वो जो मिलती है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी मिलती है। कौन सी? जलोढ़। देखिए जलोढ़ मिट्टी 2 इलाकों में मिलती है। कितने इलाकों में मिलती है दोस्तों? 2 इलाकों हम बता देना चाहते हैं। पहला भारत का जो उत्तरी इलाका है, पहला क्या है दोस्तों? तो पहला हम बता देना चाहते हैं, पहला भारत की उत्तरी इलाका, भारत की उत्तरी इलाका, जैसे कि आपको बता दे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, ये सब जो उत्तरी इलाका है यहाँ जलोढ़ मृदा पाया जाता है जो कि नदियों के कारण आता है। और दूसरा जैसे मान लीजिए भारत का नीचे वाला इलाका, ठीक है, अगर हम बात करें जैसे कि हम ले रहे हैं भारत का नीचे वाला इलाका दोस्तों, जैसे कि हम बात करें कि ये भारत का नीचे वाला इलाका, ठीक है, जिसको हम प्रायद्वीप भी कहते हैं, वैसा क्षेत्र जो 3 ओर से पानी ढका उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो किनारे किनारे जो मिट्टी पाया जाता है, जी हम लाल कलर दिखा रहे हैं दोस्तों, ये जो किनारे मिट्टी पाया जाता है इसको जलोढ़ मृदा कहा जाता है। तो भारत के बोला प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी दोस्तों? तो जलोढ़। कौन सी? तो 31 का है जी। उत्तरी में तो पाया जाता है जलोढ़ मृदा, वो भारत के प्रायद्वीपीय मतलब किनारों में भी पाया जाता है। तो 31 का डी दोस्तों, 31 का डी। 32 कह रहा है दोस्तों आपका क्वेश्चन कि इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के लिए, इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त मानी जाती है? देखिए भूमि को अगर जलमग्न कर दे, मतलब अगर मान लो भूमि है उसमें अगर पानी को हम बहुत दिन तक रख दें तो भी भूमि का निम्नीकरण होता है जल के माध्यम से, फिर वहाँ फसल आएगा नहीं, ठीक है, तो वहाँ होता। तो इससे तो हम भूमि के ह्रास को बचा नहीं सकते हैं, पहला तो नहीं होगा। दूसरा कह रहा बाढ़ नियंत्रण। तीसरा कह रहा आपका जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी लाना। और चौथा कह इनमें से कोई नहीं। तो पहला तो नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की अगर दर को तेजी कर देगा भूमि बचेगा और ह्रास होगा, और इनमें से कोई नहीं तो जा नहीं सकते हैं। तो बी आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बी बाढ़ नियंत्रण। अगर बाढ़ को बचा दे तो वो भूमि का जो कटाव होता है उसको रोकता है, ठीक है।
तो 32 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? तो बी दोस्तों। 33 आपका कह रहा है इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? पहले हमने बोला आपको महाराष्ट्र में दोस्तों, महाराष्ट्र में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है, जिसका स्थानीय नाम क्या था? रेंगुर मृदा। 33 का डी दोस्तों। 34 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वो कह रहा है आपका कि बताइए भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन दिया है ये हमको थोड़ा डाउट वाला लग रहा है। देखिए भारत बोला कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, तो भारत में अगर बात करें जलोढ़ का, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार 6.4 करोड़ हेक्टेयर है। ठीक है, ये बात जलोढ़ का बात। काली मिट्टी भी इतना ही पाया जाता है क्या? अगर आप किताब पढ़ेगा आपको पता होगा कि जलोढ़ मिट्टी भी 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे फैला हुआ है, काली मिट्टी भी 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे फैला, बादल लेटेराइट 1.3 इतना करोड़ हेक्टेयर भूमि पे फैला। लेकिन लाल और पीली मृदा जो है वो 7.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे फैला। अगर इस हिसाब से हम देखें कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, तो वो तो लाल एवं पीली मृदा हो जाएगा, क्योंकि ये तो 7.3 करोड़ हेक्टेयर पे फैला हुआ है। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर क्या बता रहा है? ये कह रहा है, तो हमको इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन दिया भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का, तो यहाँ जोड़ देंगे कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ, क्या जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पर यह जोड़ेंगे कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी? तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी का विस्तार, उपजाऊ मिट्टी का विस्तार किसका है? तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी विस्तार बोले तो वो है जलोढ़ मृदा। कौन सा? जलोढ़, क्योंकि जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, तो 34 का तब होगा ये। ठीक है दोस्तों, तो आपको लगता है कंफ्यूजन से दूर हो गएंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, आपका 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों बांगर मृदा कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? बांगर। आपको हमने पढ़ाया था किताब में कि आयु के आधार पे जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया था। एक था नवीन मिट्टी, एक था पुरातन मिट्टी। तो नवीन का नाम था खादर और पुरातन का क्या नाम था? वांगर। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का नाम क्या होगा दोस्तों? तो वांगर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते 36 नंबर का दोस्तों कह रहा मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं शामिल है। कह रहा मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं शामिल है। तो क्या क्या शामिल मृदा में? तो दोस्तों वो अपक्षय और अपर्दन दोनों शामिल है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, मृदा का जो निर्माण करता है वो अपक्षय भी करता है और अपर्दन। अपक्षय मतलब होता है काट के लेके जाना, और अपर्दन मतलब होता है कहीं जाके जमा कर देना। तो मृदा निर्माण में दोनों काम करता है। तो 36 का दोस्तों सी। 37 आपका क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी काय। ये क्वेश्चन पहले भी दोहराया गया था। ये कौन सा था दोस्तों? तो नीला ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? तो नीला ग्रह। 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका दोस्तों कि बताइए कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? निहित मतलब पाया जाता है वो दोस्तों 96.6, 96.5 लिखा हुआ यहाँ दोस्तों, ये भी सही है। और आपका क्वेश्चन में ऑप्शन का भी दोस्तों ये भी दिया जाता है 96.6। तो 96.5 भी सही है, 96.6 भी सही है। तो आप बोलेंगे तो लगाएंगे क्या है सर? तो लगाना है आपको ये दोनों में कोई एक देगा, दोनों तो नहीं देगा ऑप्शन, आपको कोई एक देगा, या तो ये तो ये। जैसे कि इस बार जो क्वेश्चन पूछा था उसमें ऑप्शन ये दिया था 96.6, तो 96 में लगाना। ये नहीं होगा तब इसमें जाना है 96.5, दोनों नहीं देगा, ये आप पल्सों में नहीं जाइएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया दोस्तों? तो 38 का ऑप्शन नंबर डी। 38 का ऑप्शन नंबर दोस्तों तो वो हो गया आपका डी। ठीक है दोस्तों, आपका जो 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? दोस्तों हम पहले बता देते हैं, देश में बांधों को आधुनिक भारत का जो मंदिर कहा था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी ने कहा था देश के बांधों को भारत का मंदिर। ठीक है दोस्तों, 40 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपका वो कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में, कहाँ? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो प्राणी मतलब कि मनुष्य, मतलब कि जीव जंतु, उसमें जो पानी पाया जाता है वो 65% पाया जाता है। कितना है दोस्तों? तो 65। प्राणियों के शरीर में दोस्तों 65% जल पाया जाता है। आइए अगर पौधे की बात करती, तो अगर बात पौधों की करती कि पौधों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है दोस्तों, वो पाया जाता है 65 से 99%। 65 से दोस्तों 99% पाया जाता है। किसमें? तो पौधों, प्राणी में 65। इसको याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया।
आगे आ सकते हैं दोस्तों 41 नंबर में आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपके कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय। नवीकरणीय का दोस्तों मतलब होता है कि पुनः बन जाए। तो कौन आपको लग रहा है पुनः बन जाएगा? तो देखिए प्राकृतिक गैस खत्म होगा तो पुनः बन नहीं सकता, बनेगा तो बहुत समय लगेगा। कोयला तो आपको पता ही दोस्तों, वो भी उसको बनने में लाख करोड़ साल लगते हैं। पेट्रोलियम भी पता है, इसको भी बहुत है, क्योंकि ये सब जो बनता है, ये जो प्राकृतिक गैस है, ये जो कोयला है, ये जो पेट्रोलियम है, जब तक कोई चीज पृथ्वी के ऊपर का नीचे नहीं जाएगा तब तक ये सब बनने वाला है। जैसे कि हम बात करें जीवाश्म, जैसे कि समुद्र से जो जीव जंतु मरते हैं, पेड़ पौधे मरते हैं, वो समुद्र के अंदर चले जाते हैं, दब जाता है, बालू किनारे किनारे दब जाता है, तब जाके पेट्रोलियम का निर्माण होता है। हमको पता है कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, वो जब भूस्खलन होता है धरती के नीचे चले जाते हैं तो बहुत दिनों लंबी प्रक्रिया के बाद कोयला निर्माण होता है। तो ये सब बहुत जटिल प्रक्रिया ज्यादा दिन के बाद बनता है। लेकिन जो जल है वो पुनः पूर्ति वाला, वो क्या है, क्योंकि वर्षा जल के माध्यम से ऊपर जाता है, फिर ये पुनः कहाँ आते हैं तो नीचे आते हैं, वर्षा जल से ऊपर जाते हैं, पुनः कहाँ आते हैं नीचे आते हैं। तो कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय है तो दोस्तों तो वह है जल। 41 का बी। 42 कह रहा है दोस्तों कि भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो भारत में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है दोस्तों वो है आपका पेट्रोलियम। वो आपका क्या है दोस्तों, तो पेट्रोलियम जो है वो भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। क्योंकि आज गाड़ी में, अत्यधिक गाड़ी में अभी भी ऐसे तो अभी फिलहाल में तो बहुत से ऐसे गाड़ी बने जो इलेक्ट्रिकल चलते हैं, लेकिन फिर भी पेट्रोलियम का बहुत ही ज्यादा योगदान है। बहुत सी गाड़ी ऐसे भी अभी भी जो कि पेट्रोलियम के सहारे चलते हैं। तो मुख्य रूप से अगर ऊर्जा का स्रोत बोले अभी होता है पेट्रोल। ठीक है दोस्तों। 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका दोस्तों, वो कह रहा है आपका कि गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है। तो गोंडवाना में जो कोयला मिलता है दोस्तों भारत का, वो मिलता है 98%। कितना मिलता है दोस्तों, 98%। कितना, 98। ये गोंडवाना युग में कोयला पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो डिगबोई तेल क्षेत्र जो है वो भारत के असम राज्य में स्थित है। डिगबोई तेल क्षेत्र जो है दोस्तों वो भारत के असम राज्य में। अगर बात करें तेल की तो पूरे भारत में सबसे पहले जो तेल मिला था वो असम के डिगबोई मिला था, असम के डिगबोई मिला था दोस्तों। 45 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपका कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों। तो भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा है वो तारापुर में। कहाँ दोस्तों, तो तारापुर में। कहाँ, तारापुर में स्थित है दोस्तों। 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका दोस्तों कि अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता। तो अंकलेश्वर में खनिज तेल पाया जाता है दोस्तों। अंकलेश्वर में कौन सा तेल पाया जाता है दोस्तों, तो खनिज तेल पाया जाता है दोस्तों। 47 कह रहा है दोस्तों आपका, 47 कह रहा है आपका दोस्तों कि निम्नांकित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है। तो केरल तट पे जो बालू के रूप में दोस्तों मिलता है, केरल के तट पे, केरल के तट पे यहाँ बालू के रूप में जो मिलता है वो मिलता है दोस्तों आपका थोरियम। कौन सा मिलता है दोस्तों, TH थोरियम मिलता है। कौन मिलता है, थोरियम। तो 47 का सी, 47 का दोस्तों सी। 48 कह रहा है दोस्तों आपका कि बताइए भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है। भारत की सबसे अधिक विद्युत खपत किसमें होती है, तो वो होती है दोस्तों उद्योग। उद्योग में भारत की सबसे अधिक विद्युत खपत होती है। किसमें दोस्तों, तो उद्योग में। 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका दोस्तों कि बताइए पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिला करता है। तो पेट्रोलियम जो मिला करता है दोस्तों वो परतदार चट्टानों। मान लीजिए चट्टाने हैं, ये जो परतदार चट्टाने होते हैं ना एक दूसरे के समांतर, तो पेट्रोलियम जो मिला करते हैं दोस्तों वो परतदार चट्टानों में मिला करते हैं। कहाँ मिलते हैं दोस्तों, परतदार चट्टानों में मिला करते हैं क्या, तो पेट्रोलियम। 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका दोस्तों कि इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। तो प्राकृतिक गैस का जो भंडार मिला है दोस्तों वो त्रिपुरा में मिला है दोस्तों। कहाँ मिला है, त्रिपुरा में। वो जो 7 राज्य हैं आपका पूर्वी एरिया में, उसमें से त्रिपुरा राज्य वहाँ प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। तो 50 ऑप्शन है दोस्तों, तो 82। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप चाहते हैं कि सारा ऑब्जेक्टिव हम कराएं खंड इकाई 1 का, तो आप कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा कि सर पूरा ऑब्जेक्टिव कराइए। इसके साथ इस चैप्टर का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा दोस्तों वो भी हम इसी यूट्यूब चैनल मतलब SDS सर पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों,
तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके साथी को भी मदद मिल सके ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ऐसे 100 से तो 80 पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है दोस्तों? 80 पूछा जाता है। तो इसी से पता जाता है ऑब्जेक्टिव का बहुत ही ज्यादा क्या है दोस्तों, तो महत्व है, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। आगे 50 से आगे अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद।